Good morning, everyone. We are discussing about the chapter 8, cell, the unit of life. In the previous class, we have started the cell organelles. तो मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम्स को एक्सप्लेन कर दिया था. आज हम नेक्स्ट लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया discovered by Colliker and name given by Benda. नेम गिवन बाय बेंडा. मैं पहले स्केच ड्रॉ कर देता हूं.
यस बेटा ध्यान से देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द प्लूरल टर्म। टर्न योर बुक्स एंड नोटबुक्स, बंद कर दो बुक्स एंड नोटबुक्स, ओके, एंड लिसन केयरफुली, look at the board and listen carefully. Mitochondria is the plural term, mitochondrion, mitochondrion is the singular term, okay. So these organelles were discovered by Colliker and the name given by Benda. तो जनरली प्रोकैरियोटिक सेल को छोड़ के लगभग सभी सेल्स में ये पाए जाते हैं। एनिमल सेल में इनका नंबर ज्यादा होता है, एनिमल सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। और डिपेंड करता है सेल की एक्टिव, अगर सेल ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा एक्टिव रहती है तो फिर वहां नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, ठीक है। इनकी डिफरेंट शेप हो सकती है। इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एंड दिस वन इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड सिफालिका, लुक एट द बोर्ड, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड। बोर्ड पे देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, एंड द स्पेस बिटवीन इज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ओके। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ओके। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें क्रिस्टी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और ये मैसिस्टिक लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें F1 F0 पार्टिकल कहते हैं, F0 F1 पार्टिकल कहते हैं। तो ये जो हेड पार्ट है ये F1 पार्टिकल है और ये जो पार्ट है बेस इसे F0 पार्टिकल कहते हैं। अंदर जो फ्लूइड है इसे मैट्रिक्स कहते हैं, जहाँ डिफरेंट एंजाइम्स भी हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए है और ये 70s राइबोसोम है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है कुछ एंजाइम ये खुद बना लेता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए है, आरएनए है और 70s राइबोसोम है। कुछ प्रोटीन, कुछ एंजाइम ये खुद बना लेते हैं, कुछ प्रोटीन या एंजाइम कंट्रोल होते हैं न्यूक्लियस के डीएनए के द्वारा। तो कुछ प्रोटीन या एंजाइम खुद बना लेते हैं और अपनी कॉपी खुद बना सकते हैं। ये मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के डिवीजन से, बाइनरी फ्यूजन से, माइटोकॉन्ड्रिया के बाइनरी फ्यूजन से नए माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बाइनरी फ्यूजन से नए माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। इस वजह से, और खुद कुछ प्रोटीन और एंजाइम बना लेते हैं, इस वजह से इनकी खुद की प्रोटीन की मशीनरी इनके पास है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस। क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज। क्या कहते हैं बेटा इन्हें, सेमी सेल ऑर्गेनल कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। बताइए समझ में आया नहीं है, आ गया। और अब बात करते हैं फंक्शंस की। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका रीजन ये है कि रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, रेस्पिरेशन का क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये जो पार्ट है F0 F1 पार्टिकल्स, यहाँ से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है और इससे एटीपी बनता है। क्या बनता है, एटीपी। तो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, एनर्जी की यूनिट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो एनर्जी कहां से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। तो इसी वजह से इन्हें हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। बताओ तो समझ में आया नहीं आया, कितना सिंपल सा है, सिंपल है, समझ में आ गया सबको, अपेक्षा समझ में आ गया, अंजलि इधर, सुमित पक्का। चलिए आगे बढ़े। रिशु क्लास ले रही है अभी। रिशु आप भी अगर ऑफलाइन आना चाहें तो आ सकते हैं, काफी बच्चे हैं, अपेक्षा वगैरह सारे बैठे हैं क्लास में यहाँ पर। प्रकृति, कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं, प्राची भी है, शिवानी न्यू और ओल्ड दोनों है, ठीक है। कुछ कुछ ओल्ड है, कुछ कुछ न्यू है, बीच बीच में ये गायब हो गई थी, वेकेशन पर चली गई थी ये जी। आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं प्लास्टिड।
discovered by Ernest Haeckel. Types. Chromoplast, second, leucoplast, अच्छा बच्चों, मैं जब लेक्चर डिलीवर करता हूं तो मैं बार बार ऑब्जेक्टिव पार्ट पर भी स्ट्रेस देता हूं, तो आपको ध्यान से सुनते रहना है, ठीक है ना। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार होते हैं क्लास के दौरान, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट में ए है एमाइलोप्लास्ट, और बी है इलियोप्लास्ट, और सी है एल्यूरोनोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। और थर्ड है क्लोरोप्लास्ट। हाँ जी, 11th क्लास बोर्ड पे देखिए बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं प्लास्टिड्स के बारे में, एंड दीज वर डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट हैकल। हैकल ने इनको डिस्कवर किया, एंड दीज ऑर्गेनेलीज आर फाउंड इन प्लांट सेल्स के अंदर ये पाए जाते हैं। और जो प्लास्टिड्स हैं ये 3 टाइप के हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट बच्चों कलर्ड प्लास्टिड है, इनके अंदर डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, फैट सॉल्युबल पिगमेंट, कैरोटीन, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल्स, ठीक है। ये सब फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं जो कि क्रोमोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स को स्टोर करते हैं और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट कलर प्रोवाइड कराते हैं। They impart the various color to the different part of the plant. आज टोमेटो का कलर रेड क्यों है? क्रोमोप्लास्ट के पिगमेंट के कारण से। कैरेट का कलर रेड क्यों है? क्रोमोप्लास्ट के पिगमेंट के कारण से। तिली का कलर ग्रीन क्यों है? समझ में आ गई बात आपके? फ्लावर के अंदर जो पेटल होते हैं उनका कलर वैसा क्यों है, ठीक है, कलर्ड क्यों होता है अलग अलग कलर का, तो वहां जो क्रोमोप्लास्ट के जो पिगमेंट्स हैं उनके कारण से। बताइए समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो ये कलर्ड प्लास्टिड है। सेकेंड लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिड हैं, और ये फूड को स्टोर करते हैं, फूड कंपोनेंट्स को स्टोर करते हैं। They are found in the colorless parts of the plant and underground part of the plant. मतलब प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट है वहां पाए जाते हैं, और जो कलरलेस पार्ट है वहां पर भी ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये 3 टाइप के हैं, बहुत सिंपल है। एमाइलोप्लास्ट ये स्टार्च को स्टोर करते हैं, स्टार्च इसको स्टोर करते हैं, ये स्टार्च को स्टोर करते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे कि पोटैटो के अंदर ये पाए जाते हैं। इलियोप्लास्ट ये फैट को स्टोर करते हैं, स्टोर फैट और ऑयल को, फैट को ये स्टोर करते हैं। एल्यूरोनोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं, स्टोर प्रोटीन। बताइए बच्चों समझ में आया नहीं है? आ गया। नेक्स्ट लेते हैं क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट बच्चों ग्रीन प्लास्टिड है। ये क्या है? ग्रीन प्लास्टिड है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। और ये प्लांट के ग्रीन पार्ट स्पेशली लीव्स में पाई जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बच्चों आप सबसे मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि आप 10th से 11th में हैं, कहीं भी आपको लगे फिजिक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में कि थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, नोट लेंदी, आप अपनी एनसीईआरटी को कंसीडर करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर एनसीईआरटी को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो भी आपका सब्जेक्टिव एग्जाम भी अच्छा होगा, और नीट का पेपर भी एनसीईआरटी बेस्ड होता है। बस बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते, लाइन टू लाइन अगर सही से पढ़े तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, रिवीजन जरूर करना है आपको डेली। तो अपन क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। मैं डायग्राम बना देता हूँ क्लोरोप्लास्ट के लिए।
बच्चों समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस, बोर्ड पे देखिए ध्यान से। ये स्केच है क्लोरोप्लास्ट का। ताकि किसका स्केच है ये? क्लोरोप्लास्ट का। दिमाग में बिठा लो इसको। डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच के स्पेस को कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। क्या कहते हैं? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। पेरीप्लास्टिडियल पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ओके, यहां अंदर देखिए बच्चों, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, सिफालिका क्या कहते हैं इन्हें? थाइलेकॉइड। कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को इन्हें हम क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड कहते हैं। और थाइलेकॉइड के ढेर को, स्टॉक को ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम। और यहाँ पर कई सारे ग्रेनम है, तो इन्हें कहते हैं ग्रेना। प्लूरल टर्म क्या है? ग्रेना। सिंगुलर टर्म ग्रेनम। और ग्रेनम के एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को थाइलेकॉइड। इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड और अदर कई सारे पिगमेंट्स होते हैं। समझ में आ गई बात? तो इन पिगमेंट्स के ग्रुप को क्वांटाजोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटाजोम। क्वांटाजोम्स कहते हैं। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो पिगमेंट्स हैं उनके ग्रुप्स को, उनके मॉलिक्यूल्स के ग्रुप को हम कहते हैं क्वांटाजोम। ये पिगमेंट्स क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं। और उस सनलाइट एनर्जी का यूज होता है स्ट्रोमा पार्ट में, ग्लूकोज बनाने में। मतलब फोटोसिंथेसिस के अंदर दो पार्ट हैं, आप चैप्टर 14 के अंदर पढ़ेंगे, जो फोटोसिंथेसिस का चैप्टर है। फोटोसिंथेसिस के अंदर दो पार्ट हैं, एक तो है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के पिगमेंट्स के द्वारा, ठीक है। और फिर वो जो एनर्जी एक काम आती है डार्क में, डार्क रिएक्शन में, जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गई बात? तो ये होता है स्ट्रोमा पार्ट में। तो ये जो पार्ट है इसे स्ट्रोमा कहते हैं। थाइलेकॉइड, अच्छा, ये जो ग्रेनम आपस में कनेक्टेड है, इन्हें हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। या इन्हें फ्रेट चैनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेट चैनल। यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो लाइट फेज है दैट इज फाउंड इनसाइड द ग्रेना, और जो डार्क फेज है वो पाई जाती है स्ट्रोमा में, क्योंकि स्ट्रोमा में डिफरेंट फोटोसिंथेटिक एंजाइम पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात आपके? क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए पाया जाता है, खुद का डीएनए पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। मतलब यहां पर भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये अपने कुछ प्रोटीन को, कुछ एंजाइम को खुद बना सकते हैं। समझ में आ गई बात? और कुछ एक एंजाइम या प्रोटीन न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो जीन है या डीएनए उससे कंट्रोल होता है। तो कुछ प्रोटीन एंजाइम ये खुद बना सकते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। बताइए समझ में आया नहीं है? आ गया? तो बच्चों ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं जनरली ग्रीन पार्ट में लीव्स के अंदर पाए जाते हैं, मीजोफिल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस की साइट है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की ये साइट है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया? पक्का समझ में आ गया? पक्का? चलिए आगे बढ़े।
यस बच्चों ध्यान से देखिए, आपके सामने फटाफट से लेते हैं, ये टाइम कम बचा अपने पास में। द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज राइबोसोम। क्या है ये? राइबोसोम, ठीक है ना। ये मेम्ब्रेन लेस है। ये क्या है? मेम्ब्रेन लेस है। इनको डिस्कवर किया था यक्षिता बोर्ड पे देखिए जॉर्ज पैलेट ने। किसने डिस्कवर किया? जॉर्ज पैलेट ने। इन्हें पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं, इन्हें इंजन ऑफ द सेल भी कहते हैं, सेल का इंजन कहते हैं इन्हें, ठीक है। ये मेम्ब्रेन लेस है। इनका फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोलस पार्ट में इनका फॉर्मेशन होता है। ये राइबोसोमल आरएनए, ये किसके बने होते हैं? आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं। समझ में आ गई बात आपके? और ये साइटोप्लाज्म के अंदर सब यूनिट के फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब दो अलग अलग यूनिट के फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर होगी बात आपके? ये प्रोकैरियोट में 70s टाइप के होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में 70s टाइप के होते हैं, जबकि साइटोप्लाज्म में 80s टाइप के पाए जाते हैं। तो जो ये दो प्रकार के हैं 70s में और 80s। तो 70s में दो सब यूनिट के मिलने से बनते हैं 30s और 50s। यहाँ पर S का मतलब है स्वेडबर्ग, S का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट। क्या है ये? स्वेडबर्ग यूनिट। S का मतलब है यहाँ पर, एक्चुअल में ये जो स्वेडबर्ग यूनिट है ये सेडिमेंटेशन स्वेडबर्ग यूनिट, मतलब राइबोसोम को नैनोमीटर में मेजर किया जाता है, लेकिन स्वेडबर्ग यूनिट में भी मेजर किया जाता है। ये राइबोसोम की शेप और साइज को मेजर करने के लिए यूज ली जाती है। सेडिमेंटेशन की यूनिट है ये, ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। तो 30s और 50s के मिलने से बनता है 70s राइबोसोम, जिसकी विड्थ है 200 अप्रोक्सीमेटली 10 एंगस्ट्रॉम और लेंथ है 290 एंगस्ट्रॉम। जबकि जो 80s राइबोसोम है इसमें विड्थ है 210 से 240 एंगस्ट्रॉम और लेंथ है 300 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गई बात? तो ये सब यूनिट अलग अलग पाई जाती है। जब प्रोटीन बनना होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो प्रोटीन बनना होता है, तो ये mRNA है बच्चों, ये मैसेंजर आरएनए है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। तब क्या होता है कि जो छोटी सब यूनिट है वो आके अटैच हो जाती है mRNA के ऊपर, ठीक है, और फिर बड़ी सब यूनिट भी अटैच हो जाती है। और फिर mRNA की मैसेज इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इस राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि राइबोसोम की कई सारी यूनिट जो हैं mRNA के ऊपर अटैच रहती हैं, तो उसे हम पॉलीजोम, पॉलीराइबोसोम्स भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, बैक्टीरिया की सेल में मैंने बनाया था, ठीक है। तो जनरली ये सब यूनिट के फॉर्म में होती है, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है तब ये मर्ज हो जाती है। ये आपस में मर्ज किससे होती है? अब यहाँ पर नीट का क्वेश्चन है, मैग्नीशियम आयन से। मैग्नीशियम आयन Mg+2। राइबोसोम की सब यूनिट को कौन कनेक्ट करता है? मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन क्या करता है? दोनों जो यूनिट्स हैं उनके जो फॉस्फेट ग्रुप है वहां से लिंक बना लेता है, वहां से बॉन्ड बना लेता है। समझ में आ गई बात? तो मैग्नीशियम आयन के द्वारा दोनों सब यूनिट आपस में अटैच होती है। क्लियर है? तो आज के लिए एक बार इतना ही। और राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन फॉर्मेशन। क्या है? प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट कल करेंगे अपन।